हेलो स्टूडेंट्स, मां शारदा की ऑनलाइन क्लासेस में बेटा आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था द्रव स्नेही कोलॉइड क्या होते हैं, द्रव विरोधी कोलॉइड क्या होते हैं, कोलॉइडों का वर्गीकरण हम पूरा पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम करेंगे द्रव स्नेही कोलॉइड तथा द्रव विरोधी कोलॉइड में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। क्लियर है? तो देखते हैं। एक तरफ में लिख रहा हूं द्रव स्नेही, क्लियर है, हाइड्रोफिलिक, द्रव विरोधी हाइड्रोफोबिक। फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट डिफरेंस, इन्हें डायरेक्ट मिलाकर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि परिक्षिप्त और परिक्षेपण दोनों को सीधा मिला दो, क्या प्राप्त हो जाएगा? द्रव स्नेही। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक है इसको हम डायरेक्ट मिलाकर बेटा प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन्हें रासायनिक विधियों द्वारा बनाया जाता है। क्लियर है? अब देखो, यहां तो मैंने सीधा मिला दिया परिक्षिप्त और परिक्षेपण, और मुझे क्या मिल गया? द्रव स्नेही। यहां बेटा मैंने क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि जैसे ही मैं परिक्षिप्त और परिक्षेपण को मिलाऊंगा इनका स्कंदन हो जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इन्हें सीधे मिलाकर नहीं बनाया जाता। बताया द्रव विरोधी में कि इनका स्कंदन शीघ्रता से होता है, आसानी से होता है। क्लियर है? इसलिए इनको सीधा नहीं मिलाया जाता। सेकंड तुम जानते हो बेटा, ये क्या होता है? स्थाई। ये क्या होता है? अस्थाई। ये लो। थर्ड में तुम बता सकते हो इनकी प्रकृति कैसी होती है? उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल। ये कैसे होते हैं? अंतक्रमणीय। क्लियर? इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता, इनका स्कंदन आसानी से हो जाता है। ये लो, चार डिफरेंसेस तुम्हारे सामने हैं। सीधा मिलाकर प्राप्त कर सकते हैं, रासायनिक विधियों द्वारा बनाया जाता है। इनको सीधा मिलाकर प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? आंसर मैंने तुम्हें बता दिया। स्थायी, अस्थायी, उत्क्रमणीय, अंतक्रमणीय। स्कंदन आसानी से नहीं होता, स्कंदन आसानी से हो जाता है। स्कंदन क्या है बता चुका हूं। कोलाइडी विलयन के अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कंदन, कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन। क्लियर है? चारों अंतर तुम नोट कर लो एक बार ना, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, फिफ्थ, टिंडल प्रभाव प्रकट नहीं करेंगे, ये प्रकट करेंगे। ठीक है, फिर कह रहा हूं टिंडल जो इफेक्ट है अपन आगे डीपली पढ़ेंगे कि चीज टिंडल क्या है क्या नहीं है। क्लियर है? 6, मुझे बताओ विलायकन क्षमता या जलयोजन क्षमता किसकी होगी? ये आकर्षित हो गए, क्यों? नाम में क्या आ रहा है? स्नेही किसके प्रति? द्रव के प्रति, यानी इनमें होगी, इनमें नहीं होगी। सिंपल सा मतलब। शांता परिक्षेपण माध्यम से अधिक होती है।
श्यानता क्या है? उम्मीद करता हूं तुम सबको पता होगा। क्यों? क्योंकि बेटा 11th क्लास में डिटेल्स दे रखी है श्यानता। इंग्लिश में इसे बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। फिर भी मैं एक बार तुम्हें जनरली बता दूं, द्रवों के बहने का गुण, द्रवों के बहने का गुण क्या कहलाता है? श्यानता। क्या कहलाता है? श्यानता, यानी कि गाढ़ापन। जिसमें गाढ़ापन है वो क्या है? उसकी श्यानता अधिक है। सबसे सिंपल ले लो जनरली एग्जांपल, पानी और तेल। पानी आसानी से बह जाता है, बहुत जल्दी बह जाता है, श्यानता कम है। तेल, सरसों का ले लो, रिफाइंड कोई सा भी तेल ले लो, कॉमन सेंस बताओ, दोनों में गाढ़ा कौन है? तेल गाढ़ा है, यानी इसकी श्यानता अधिक। बस ये जनरली। बाकी श्यानता का कांसेप्ट बहुत मैथमेटिकली बात करें, फिजिक्स में बहुत अलग चलता है। जनरली समझने लायक, किन्हीं भी द्रवों में बहने का गुण उसे क्या कहते हैं? श्यानता। क्लियर है? साफ डिफरेंस हो गए तुम्हारे सामने। सॉरी, एक नहीं बताया है ना। श्यानता, द्रव स्नेह में श्यानता क्या होती है? परिक्षेपण माध्यम से अधिक होती है। यहां परिक्षेपण माध्यम के बराबर होगी। परिक्षेपण माध्यम के बराबर। 7 अंतर हो गए। ठीक है? एट डिफरेंस, पृष्ठ तनाव, ये भी 11th में दे रखा है। उम्मीद में दोबारा ये करूंगा, तुमको आता होगा, नहीं आता फिर भी तुम्हें पता होगा। पहले देखो, परिक्षेपण माध्यम से कम होता है और ये बराबर, परिक्षेपण माध्यम के बराबर। पृष्ठ तनाव है क्या? ध्यान से देखो, ये लो, एक पात्र है, कुछ भी ले लो, कोई बर्तन मान लो, इसमें द्रव भरा पड़ा है। क्या हुआ बेटा? द्रव भरा पड़ा है, द्रव भरा हुआ है। तो इस पूरे द्रव में मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु होंगे, परमाणु होंगे, तो कुछ नहीं है। ये जो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल हैं, ये सतह के जो मॉलिक्यूल है, इनको अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, जिस कारण द्रव की सतह अभी तो बिल्कुल सिंपल थी, लीनियर थी, कैसी हो जाएगी? झुकाव के कारण ऐसी। क्या हो जाएगी? ऐसी। द्रव की पृष्ठ पर किसी तरह का तनाव या चेंज क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। दैट्स इट, सिंपल सा। द्रव के अणुओं द्वारा सतह के अणुओं को अपनी तरफ खींचना, आकर्षित करना, जिससे क्या होता है? सतह की आकार में चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। भाई पहले तो लीनियर पृष्ठ थी, देख लो तुम्हारे सामने, कि जैसे अपनी तरफ खींचेंगे, ये देखो खींचेंगे अपनी तरफ, तो नीचे की तरफ झुकेगी नहीं झुकेगी? तो थोड़ी ऐसी हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। क्लियर है? पानी की बूंद गोलाकार होती है सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। क्लियर है? ठीक है? 9 देखो, विद्युत अपघट्य की क्रिया। भाई द्रव स्नेही में तुम जैसे ही थोड़ा सा भी विद्युत अपघट्य डाल दोगे, इनका स्पंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पंदन। यानी कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों में तुम जैसे ही बाहर से कोई विद्युत अपघट्य डाल दोगे, इनका क्या हो जाएगा? शीघ्रता से स्पंदन हो जाएगा, आसानी से स्पंदन हो जाएगा। बता रखा है स्पंदन आसानी से नहीं होता, लेकिन जब बाहर से कोई विद्युत अपघट्य डाल दोगे, विद्युत अपघट्य डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? स्पंदन हो जाएगा। इसमें देखो, जैसे तुमने विद्युत अपघट्य डाला तो सूक्ष्म मात्रा यानी बहुत कम मात्रा में क्या हो जाएगा? ये अवशोषित हो जाएगा। यानी कि विद्युत अपघट्य जैसे ही इसमें डालोगे, क्या हो जाएगा? तुरंत क्या हो जाएगा? अवशोषित। क्या हो जाएगा? अवशोषित। ये तुम्हारे 9 अंतर हो गए द्रव स्नेही में और द्रव विरोधी में। क्लियर है? ये थे तुम्हारे द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है? परिक्षिप्त अवस्था के आकर्षण के आधार, सॉरी प्रावस्थाओं में आकर्षण या प्रतिकर्षण के आधार पर 2 पढ़ लिए अपन ने, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। अब नेक्स्ट क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर। सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स मिले तुम्हें, पीडीएफ फाइल।
ठीक है, उसको लिख लेना, याद कर लेना। ओके, क्योंकि बेटा जैसे ही स्कूल ओपन होगी मैं सबसे पहले टेस्ट लूंगा 4th चैप्टर का 5th चैप्टर का। ठीक है, जितने भी चैप्टर हो जाएंगे, जैसे ही तुम्हारी स्कूल ओपन होगी तो जितने चैप्टर हो जाएंगे मैं उनका टेस्ट लूंगा। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में ले नहीं सकता, तुम चीटिंग करके दोगे मुझे पता है, ऑफलाइन ही टेस्ट लूंगा। ओके, तो देखो ध्यान से, 2 टाइप्स के बताए थे मैंने, मल्टी मोलिक्यूलर और मैक्रोमोलिक्यूलर। हिंदी में बेटा इसे बोलते हैं बहुअणुक। ठीक है, इसे बोलते हैं बृहद अणु। क्लियर है? बहुअणुक और बृहद अणुक हैं क्या? ध्यान से देखो, बहुअणुक जो कोलाइडल विलयन होते हैं, इनमें कणों का आकार 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से भी कम होता है। क्या होता है? 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से कम। अब तुम्हारे माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर आपने तो ये बताया था कि वे विलयन जिनमें कणों का आकार 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से तो ज्यादा तथा 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से क्या हो, कम हो, उन्हें क्या बोलेंगे? कोलाइडी विलयन। बिल्कुल मैंने ये बताया था, लेकिन पूरी बात सुनो ध्यान से। ऐसे विलयन जिनमें कणों का आकार 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से कम होता है, जैसे मान लो ये एक कण है, इसका आकार 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से कम है। ये दूसरा कण है, इसका भी आकार क्या है? 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से कम। ये तीसरा कण, इसका भी आकार क्या है? 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से कम है। क्लियर? लेकिन ये आपस में वान डर वाल आकर्षण बल द्वारा आकर्षित होंगे। ठीक है, ये लो वान डर वाल दिखा दिया मैंने। वान डर वाल बल द्वारा आकर्षित होंगे और एक विलयन का निर्माण करेंगे, जैसे क्या बोलेंगे? बहुअणुक। बहु का मतलब बहुत सारे जुड़ेंगे आपस में, और जो विलयन बनेगा अब उसमें कणों का आकार क्या होगा? 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से तो ज्यादा और 10 की पावर -5 से कम। समझे? अलग अलग जो कण हैं इनका तो आकार क्या होगा? 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से कम। लेकिन जब बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में अणु आपस में जुड़ेंगे, कौन से बल से? वान डर वाल आकर्षण बल से, तो जो विलयन बनेगा उसमें कणों का आकार क्या होगा? 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से तो ज्यादा और 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से कम। क्लियर है? तो ये किस कैटेगरी में आता है? कोलाइडी विलयन में। इस कोलाइडी विलयन को क्या बोलेंगे? बहुअणुक कोलाइडी विलयन, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन। समझ गए? अलग अलग पार्टिकल्स का तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से कम, लेकिन जब ऐसे बहुत सारे परमाणु अणु आपस में जुड़ेंगे तो एक कोलाइडी विलयन बनाएंगे, जिसमें कणों का आकार क्या होगा? 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से तो ज्यादा और 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से कम। समझ चुके होंगे उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से। क्लियर है? तो सिंपल सा परिभाषा क्या हो जाएगी? वे विलयन जिनमें 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से छोटे आकार के कण बहुत सारी संख्या मिलकर या अनेक संख्या में मिलकर किसका निर्माण करे? कोलाइडी विलयन का। उसे क्या बोलेंगे? बहुअणुक कोलाइडी विलयन। और सामान्यतः वान डर वाल आकर्षण बल से क्या हो? आकर्षित हो। ठीक है, बात करें बृहद अणु की। नाम से पता चल रहा है बृहद यानी कि बड़ा, यानी इनमें कणों का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। किसकी तुलना में? बहुअणुक की तुलना में। यानी कि बड़े आकार के कण आपस में मिलकर क्या करेंगे? किसका निर्माण करेंगे? कोलाइडी विलयन का, जिसे क्या बोलेंगे? बृहद अणु। नाम से पता चल रहा है बहु यानी बहुत सारी संख्या में, बृहद यानी बड़े आकार के कण आपस में क्या करेंगे? जब मिलेंगे, ठीक है, वान डर वाल आकर्षण बल द्वारा मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? बृहद अणु कोलाइडी विलयन का। एग्जांपल प्रोटीन, स्टार्च इत्यादि, ये तुम्हारे क्या हो गए? बृहद अणुक और बहुअणुक कोलाइडी विलयन। यहां अपन ने कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण कंप्लीट पढ़ लिया है। दोबारा एक बार रिपीट करा रहा हूं।
कोलाइडी विलयनों के वर्गीकरण को बेटा मैंने दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। सबसे फर्स्ट मैंने बांटा प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के आधार पर टू टाइप्स के, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। ठीक है। सेकंड मैंने डिवाइड किया परिक्षिप्त माध्यम के कणों के आकार के आधार पर टू टाइप्स के, बहु अणुक और बृहद अणुक। क्लियर है? यहाँ सारी बात किसकी हो रही है? परिक्षिप्त अवस्था की, यानी कि परिक्षिप्त अवस्था कणों का आकार क्या होगा? अलग अलग कण का क्या होगा? 10 की पावर -7 से कम। लेकिन जब बहुत सारे मिल जाएंगे तो जो विलयन बनेगा उसमें आकार क्या हो जाएगा? 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से तो ज्यादा और 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से कम। तो ऐसे विलयन जिनमें कणों का आकार ये होता है 10 की पावर -7 से तो ज्यादा, 10 की पावर -5 से कम, उन्हें आप किस कैटेगरी में रखते हैं? बहु अणुक कैटेगरी में। बृहद अणु जिनमें बड़े आकार के कण किसके? परिक्षिप्त अवस्था के मिलेंगे और क्या बनाएंगे? एक विलयन बनाएंगे, उसे क्या बनेंगे? बृहद अणु कोलाइडल सॉल्यूशन या बृहद अणु कोलाइडी विलयन। क्लियर है? एग्जांपल प्रोटीन, स्टार्च एक्सेट्रा, बहुत सारे। तो ये था तुम्हारा वर्गीकरण, कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। मैं कह रहा हूं बहुत सिंपल चैप्टर है, 5th सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन। और कोलाइडी तो सबसे सिंपल है इसमें टॉपिक। तीन टॉपिक है, अधिशोषण, उत्प्रेरण और कोलाइडी। सबसे पहले मैंने क्या स्टार्ट करा है? कोलाइडी। क्यों? क्योंकि बेटा बहुत सिंपल है। तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, सिंपल है कोलाइडी विलयन। क्लियर? ठीक है बेटा। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कोलाइडी विलयन क्या है, क्रिस्टलोइड। ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ लिया, मैंने नहीं, हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? निलंबन, वास्तविक और कोलाइडी। किसके आधार पर? कणों के आकार के आधार पर। ये दोनों किसके आधार पर थे? जंतु झिल्ली से विसरित होने या नहीं होने के आधार पर। थर्ड, फिर हमने पढ़ा कोलाइडी कणों की प्रावस्था दो होती है, परिक्षिप्त और परिक्षेपण। वही याद रखो, सेम विलय विलायक टेंस टू विलयन, यानी विलय विलायक जब मिलेंगे क्या बनाएंगे? विलयन। उसी तरह परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण, डिस्पर्स और डिस्पर्शन जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन। फिर हमने 8 प्रकार के, ये जरूर याद रखना, 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र पढ़े थे। किसके आधार पर? ठोस, द्रव, गैस, यानी कि परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम जब ठोस, द्रव और गैस है तो 8 प्रकार के पढ़े थे। बनने कितने प्रकार के चाहिए थे? 9 प्रकार के, लेकिन बने कितने प्रकार के? 8। कारण बता चुका हूं। ठीक है कि गैस जो विलयन होता है समांगी होता है, जबकि कोलाइडी विलयन कैसा होता है? विषमांगी विलयन होता है, विषमांगी तंत्र होता है। क्लियर है? और फिर हमने पढ़ा कोलाइडों का वर्गीकरण। कोलाइडों का वर्गीकरण। क्लियर है? अभी तक हम ये 5 टॉपिक पढ़ चुके, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कोलाइडों का वर्गीकरण। कोलाइडों का वर्गीकरण, ये 1 2 3 4 ये जो टॉपिक थे ये बहुत जनरल इंट्रोडक्शन था इनका, थोड़ा सा ही था, ज्यादा कुछ ना, जनरल इंट्रोडक्शन था बेटा, बहुत ही मतलब जो जिससे क्वेश्चन नहीं आते। 1 2 3 और 4 जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन अगर आएगा तो कोलाइडों का वर्गीकरण और इसके आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे अब वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 ये तो केवल पहली सीढ़ी है इनको समझने के लिए।
क्वेश्चन इन चारों से नहीं आएगा। बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कोलॉइडों का वर्गीकरण, या इससे आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे इनके शुद्धिकरण की विधियां, टिंडल प्रभाव क्या होता है, ब्राउन गति क्या होती है, वैद्युत अपघटन क्रिया क्या होती है, ठीक है। ये सारी जो चीजें, साबुनीकरण, मिश्रीकरण, ये क्या होते हैं, अपमार्जक, ये सारे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये टॉपिक वर्गीकरण तो तुम्हें आना ही चाहिए, ये तो नेसेसरी है, कंपलसरी है। क्लियर है? आने ये चारों भी चाहिए, लेकिन यहां से बोर्ड का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है? आएगा तो कहां से, कोलॉइडों का वर्गीकरण या इससे आगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब तुम इनको पढ़ोगे ही नहीं, 1 2 3 4 को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 1 2 3 4 इनको ही पढ़ना जरूरी है। क्लियर है? आना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं तुम्हें अच्छे समझ में आया होगा। नोट्स इसके बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अपनी लगातार पढ़ाई जारी रखें। ओके, थैंक यू।